हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। साइकोलॉजी ऑनर्स के पेपर 3 का असाइनमेंट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि दोनों ग्रुप में से एक एक क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है अपने शब्दों में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए ग्रुप और बी ग्रुप है। तो इसमें ए ग्रुप से पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने पहले वीडियो में डाल दिया है। अब हम लोग ग्रुप बी को देखते हैं। ग्रुप बी में 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें सारा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये आप मैथमेटिक्स में कैलकुलस में पढ़े होंगे। तो ये सब चीज़ आप कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे ये 7वां नंबर क्वेश्चन। तो इसके आंसर की ओर जाने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। यहाँ पे ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, आंसर आप देखिए और समझिए और फिर आगे बढ़िए। समझ करके जितना हो उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बुक का लैंग्वेज है, किताबी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो उसका प्रयोग किताब की तरह बच्चों को समझाने के लिए किया जाता है। लेकिन आप जब लिखेंगे तो आप खुद लिख रहे हैं, तो आप ही विद्यार्थी हैं, तो आप किसी को नहीं कहेंगे। जैसे लिखे हैं हम कि आओ हम एक काल्पनिक बारंबारता बंटन को ध्यानपूर्वक देखें, तो आओ हम नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर जो है आओ हम हटा देंगे और लिखेंगे कि चलते हैं हम एक काल्पनिक बारंबारता बंटन को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। तो इस तरह से लैंग्वेज चेंज करके इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से इसका आंसर दिया गया है। प्रासामान्य बंटन भी कहते हैं इसको, प्रासामान्य संभाविता वक्र भी कहते हैं। क्या अवधारणा है इसका? तो यहाँ पर आप पढ़े होंगे बारंबारता के बारे में। बारंबारता जो है गणित में उपयोग किया जाता है। बारंबारता क्या नाम से ही स्पष्ट है कि बारंबार जो प्रयोग होता है। आप देखेंगे कि एक ही चीज़ को बार बार अगर उपयोग कर रहे हैं तो बार बार रिपीट करके लिखना होता है। तो उसको कम जगह में हम सभी चीज़ को दर्शा सकें, इसके लिए टेबल का प्रयोग किया जाता है। तो बारंबारता में इसी टेबल का प्रयोग किया गया है। और इसमें देख रहे हैं कि 3 कॉलम है। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है वर्ग अंतराल, मतलब उसमें कुछ मान होता है, निम्नतर और उच्चतर मान। तो यहाँ से यहाँ तक कितने संख्या में है तो टैली करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं कि कितना संख्या आया, कितनी बार आया, वो चीज़ आता है वहाँ। और बारंबारता भी वही है। टैली में क्या करते हैं कि 4 बार जो है मैक्सिमम खड़ी लाइन डालते हैं और 5वां बार अगर संख्या हो तो उसको कट करते हैं, क्रॉस करते हैं सीधे सीधे या फिर कोना कोनी। तो उससे क्या होता है कि गिनती करने में आसानी होता है। उसी को बारंबारता कहते हैं जब हम संख्या में लिख देते हैं एक संख्या में। तो ये अंतर है। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि दोनों चीज़ एक ही है। और इसका फिर मध्यमान भी निकाला जाता है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे नीचे से चलिए, वर्ग अंतराल में लिखा है 15 से 19। तो इसमें 15 भी शामिल है, 19 भी शामिल है। और उसके बीच का मात्रा कितना है? 1। और 19 जब शामिल है तो 19 के बाद संख्या क्या होगा? 20। तो 20 से 24 है, तो 20 से 24 में 20 भी शामिल है और 24 भी शामिल है। उसके बाद फिर 25 से 29। तो वर्ग अंतराल 2 तरह के लिखे जाते हैं। एक तो इस तरह से 1 बाय 1 गैप करके, और एक क्या होता है कि लिखा रहेगा 15 से 20, फिर रहेगा 20 से 21, फिर रहेगा 20 से 30, फिर रहेगा 30 से 40। इस तरह का जितना भी गैप है वो या 5-5 पर रहेगा तो 20 से 25, 25 से 30, इस तरह से रहता है। तो एक का उच्चतर और एक का निम्नतर वैल्यू अगर बराबर है तो वो अलग तरह का वर्ग अंतराल है। यहाँ पर जो है तो उसमें मध्यमान कैसे निकालते हैं? तो दोनों को जोड़ करके हाफ कर देते हैं, तो इसके बीच वाला मान निकल जाता है। तो जो भी है मध्यमान निकाला जाता है और उसका कैलकुलेशन किया जाता है। फिर लास्ट में गुना करके और सम करके फिर उसको टोटल से भाग देते हैं। तो ये सब चीज़ बताया गया है, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर भी एक उदाहरण के रूप में दिया गया है।
वहाँ पर जो दिया गया है इसको आप पढ़िए और उसी को पढ़ा के समझाया गया है। यहाँ पे फिगर के नामांकन किया गया है कि 15.1, यहाँ पे फिगर 1 भी खाली आप रख सकते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो वही नाम वहाँ पर लिखेंगे। बारंबारता बहुभुज यहाँ पर बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि कैसे चढ़ रहा है उतर रहा है, जैसे भी है वो आगे पीछे उसका मात्रा के हिसाब से बारंबारता जितना है, जिस मान का उसका वैल्यू उतना ऊंचा रहेगा। एक्स और वाई प्लेन में बनाया गया, एक्स में वर्ग अंतराल और वाई में बारंबारता रखा गया है। चलते हैं आगे। इस वक्र की आकृति बिल्कुल एक घंटी के समान है। आप देख रहे हैं कि ये घंटी, देखिए ये वर्ग जो बना है, लगता है ना कि ऊपर में बीच में जो घंटा है और दोनों तरफ फैला हुआ है, तो घंटा की तरह यही कहा गया है। यहाँ पे घंटी के समान है जो दोनों ओर से सममित हैं। इस वक्र को प्रसामान्य वक्र कहते हैं। यदि तुम, तो तुम का प्रयोग नहीं करिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखिएगा यदि हम माध्य, माध्यिका तथा बहुलक या बहुलांक की गणना करें तो हम पाएंगे, इस तरह से अपना लैंग्वेज में लिखना है कि तीनों का मान लगभग समान है 52। यहाँ पर घंटा का जो आकृति है वो तकनीकी तौर पर प्रासामान्य वक्र के नाम से जाने जाती है। इसी को प्रासामान्य वक्र कहते हैं। समंकों के इस बारंबारता बंटन को, जिसमें कुछ अन्य गुणों के साथ साथ तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मान समान हो, तो उसको प्रासामान्य बंटन कहते हैं। इसका जो है मानसिक एवं शैक्षणिक मापन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसका सैद्धांतिक आधार क्या है? प्रासामान्य संभाव्यता वक्र संभाव्यता के नियम पर आधारित है, यानी संयोग का खेल, जिसको 18वीं शताब्दी में फ्रांस के गणितज्ञ अब्राहम डिमाइवर ने खोजा था। अब्राहम डिमाइवर ने इस संभाव्यता वक्र का गणितीय समीकरण बनाया और इसका लेखाचित्रीय निरूपण भी किया। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सममित होता है, फिर एक बहुलकी होता है, डिटेल्स में दिया गया है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ देखिए उसी का एक रूप दिया गया यहाँ पे। यह वक्र जो है एक ही बिंदु होता है जिसकी सबसे ऊंचाई ज़्यादा होता है। अतः प्रासामान्य संभाव्यता वक्र का जो बारंबारता बंटन होता है एक बहुलकी होता है, अर्थात इसका एक ही बहुलक होता है। बहुलक का मतलब ज़्यादा मात्रा वाला संख्या, तो एक ही जगह हाई पिक होता है, इसलिए एक बहुलकी हुआ। इसकी सबसे जो अधिक ऊंचाई वाली केंद्रीय बिंदु होता है वो बीच में होता है, और सबसे अधिक भुजा वाली ऊंचाई, जिसे कोटि भी कहा जाता है, प्रासामान्य वक्र के मध्य बिंदु पर होती है। फिर है कि ये एक्स अक्ष से अनंत स्पर्शी होता है। तो जो भी है यहाँ पर उसका डिटेल्स दिया गया है। चूँकि बुक का लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को बस ध्यान रखना है कि उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। फिर वक्र की ऊंचाई जो है वो सममित झुकती है, दोनों ओर से सममिताकार कम होती जाती है। देखेंगे लगता है कि एक अलग फिगर बनाया गया है। इस तरह की आकृति को जब शो करता है तो प्रासामान्य वक्र कहलाता है वो। अंतर्वाह बिंदु और अंतर्वाह बिंदु दोनों तरफ देखिए आपको बराबर मिलेगा। ये कहाँ पर बराबर होता है वही अल्फ़ा दिखाया गया यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट। 8वां पॉइंट, वक्र के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल को सर्वसम्मत रूप से 100% संभाव्यता मान लिया जाता है। जो इसका कैलकुलेशन है, फिर यहाँ देखिए ऐसे बांट करके कैसे किया जा रहा है। ये दुई पार्श्व होता है, दोनों तरफ, एक तरफ जैसा होगा दूसरे तरफ भी वैसा ही होगा।
फिर चलते हैं नेक्स्ट। दस पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। एक गणितीय प्रतिमान के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और प्रसामान्यता से विचलन कैसे होता है, इसका कैसे यहाँ से हटता है, तो वो आप देखिए। चूँकि इसमें तीनों मान जो होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, एक ही बिंदु पर होता है और वक्र की बाईं तथा दाईं तरफ की आकृति में पूर्ण संतुलन होता है। फिर भी कभी कभी विचलन इसमें होता है, तो दो प्रकार का होता है वो, विषमता और वक्रता, यानी ककुदता जिसको बोलते हैं। विषमता का क्या अर्थ है, फिर वो आप देखिए यहाँ पे। ऋणात्मक विषमता होता है, धनात्मक विषमता होगा, मतलब कभी आगे ज़्यादा झुक जाएगा, कभी कम झुकेगा, इस तरह से अलग अलग विषमता होता है इसमें। विषमता में भी ऋणात्मक और धनात्मक होता है। फिर ऋणात्मक विषमता क्या है वो यहाँ पर देखिए, उसका फिगर दिया गया है। फिगर के साथ इसको बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चित्र नंबर जो है ये आप छोड़ दीजिएगा अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो तो, या फिर आप 1 2 3 से शुरू करिएगा और जो भी संख्या हो यहाँ पर लिखिएगा। फिर धनात्मक विषमता, इसमें उसका उल्टा होगा, वो भी आप फिगर बना सकते हैं। फिर है वक्रता, दूसरा टाइप में, जिसको ककुदता बोलते हैं। जब कोई बारहमर्ता बंटन प्रासामान्य बंटन की तुलना में अधिक शिखरीय या चपटा होता है तो बंटन के इस प्रकार के वक्रता को ककुदता कहते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर है। ककुदता भी दो प्रकार का, दो वक्र में होता है। एक हो गया लेप्टोकर्टिक या ऊंचे शिखर वाला, और दूसरा हो गया प्लेटिकर्टिक या चपटे शिखर वाला। इसमें भी दो टाइप है। इन दोनों टाइप को एक एक करके फिर देख लीजिए। लेप्टोकर्टिक या ऊंचे शिखर वाला, इसका फिगर आपको दिखाते हैं। बस ये है। थोड़ा सा अच्छा से वीडियो पॉज करके इसको आप देख लीजिएगा। आपको फिगर और ये अलग अलग दिखाते हैं थोड़ा सा, ताकि आप अच्छा से लिख सकें। फिर चलते हैं नीचे फिगर में। फिर है प्लेटिकर्टिक या चपटे शिखर वाला। दोनों अपोजिट होगा एक दूसरे का। फिर ये जो विचलन होता है, प्रसामान्य विचलन, इसको पैदा करने वाले कारक क्या हैं, कौन इसको करता है, इसके फैक्टर कौन है। तो बंटन में विषमता एवं ककुदता क्यों आती है, इसके बहुत कारण होते हैं और वो जटिल हैं, परंतु आंकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर यहाँ पर कुछ पॉइंट मिलता है, कुछ कारण मिलता है। वो पॉइंट वाइज ये कारण है। पहला है प्रतिदर्श का चयन। तो फिर इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप इसको डिटेल्स में लिखिएगा। दूसरा है अनुपयुक्त अल्प निर्मित परीक्षण, जो कि उपयुक्त नहीं होता, वैसा परीक्षण किए। फिर तीसरा है मापे जाने वाले चर का अप्रसामान्य होना, और परीक्षण का निर्माण एवं संचालन में त्रुटियां, ये चौथा है कि हैंडल सही से नहीं किए, सही से उसका डाटा नहीं लिए। अब आगे है कि प्रसामान्य वक्र अगर है तो वो क्या दर्शाता है, उसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर बताया गया है। इसको बड़ा कर देते हैं। 4 पॉइंट देख लें।
यहाँ पर बताता है कि मापा गया तथ्य समष्टि में प्रसामान्य रूप से बंटित है। अधिकतर व्यक्ति मापे गए विशेषक या चर पर औसत है और पूरी जनसंख्या में उनकी उपस्थिति लगभग कितना 68% है, 2/3। यही सब अनुमान किया जाता है यहाँ से। इस 7 पॉइंट में इसका ये बताया गया है। फिर प्रसामान्य बंटन का क्या महत्व है उसको यहाँ पर रखा गया है पॉइंट वाइज। चरों तथा तथ्यों की बारंबारता बंटन की व्याख्या करने में इसका काम आता है। इसका कई साइंस में प्रयोग होता है। अब देख रहे हैं कि साइकोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और अन्य जगह भी इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग है महत्व इसका कि जब इसका प्रयोग करते हैं तो शैक्षिक मूल्यांकन और शैक्षिक शोध में प्रसामान्य बंटन का बहुत महत्व है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ है ये देखते हैं। किसी प्रसामान्य बंटन में दी गई सीमाओं अथवा समंकों के अंतर्गत समंकों का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो इसका उपयोग होता है। दिए गए बिंदु अथवा समंक के ऊपर या नीचे समंकों का प्रतिशत ज्ञात करना हो, समंकों का प्रतिशत किन सीमाओं के अंतर्गत है, दिए गए समूह में छात्र के शतमक क्रम ज्ञात करना, शतमक जो है मूल्य ज्ञात करना, व्यापन की दृष्टि से दो बंटन का तुलना करना, ये सारा काम इसका उपयोग है। क्षेत्रफल के जो ये प्रसामान्य वक्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल की सारणी बनाया जाता है उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, इसका विधि है जिसमें जो वैल्यू है इसको आप समझने की कोशिश करें। कितना क्षेत्र आएगा समंकों के बीच में और जेड से पता चलता है। ये अंतिम पेज है आंसर का। हमें उम्मीद है कि आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता होगा। पैराग्राफ वाइज थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। फिर है कि प्रसामान्य वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल वाले सारणी का प्रयोग करते समय सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी है, कौन कौन से ध्यान रखने वाली बातें हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है। बस ये 4 सावधानियाँ हैं, इसका आप ध्यान रखें। छोटा करके एक पेज में रख देते हैं इसको। ये सावधानियाँ हैं कि प्रत्येक दिए हुए समंक को मानक समंकों जेड स्क्वायर में परिवर्तित कर देना चाहिए। इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। वक्र का मध्य मान हमेशा संदर्भ बिंदु होता है और सभी क्षेत्रों का मान मध्य से दूरी के आधार पर दिया जाता है। माध्य का जेड समंक 0 होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। अनुपात में दिए गए क्षेत्रों को प्रतिशत में बदला जा सकता है और सारणी का प्रयोग जब करना है तो जेड का निरपेक्ष मान लेना चाहिए। फिर भी जेड का ऋणात्मक मान यह बताता है कि समंक माध्य से नीचे है और इस तथ्य का आगे की गणना करते समय ध्यान रखना चाहिए और ऊपर कर लेना चाहिए। जेड का माध्य अगर धनात्मक मान होता है तो यह बताता है कि समंक जो है माध्य से ऊपर है अर्थात दाईं तरफ है। तो ये सावधानियाँ
और ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर इसका कंप्लीट हुआ। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन था। इसके पहले हमने पहला नंबर क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में डाला है, उसमें 2-3 टाइप में उसको बताया गया है। सो आप इन दोनों का आंसर लिख करके अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।